हेलो डियर डी फार्मा स्टूडेंट्स, डी फार्मेसी एग्जिट एग्जाम क्लियर करना अब होगा आसान, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं डेली बेसिस पर एमसीक्यू विद एक्सप्लेनेशन सभी सब्जेक्ट्स के, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। जरूर से सारे वीडियोस को आप लोग वॉच करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस हो सके। आज हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से मॉडल पेपर 2 डिस्कस करने वाले हैं, जहाँ पर 20 एमसीक्यू विद एक्सप्लेनेशन डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं क्या कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से एग्जिट एग्जामिनेशन में। चलिए, ब्लड एंटर्स इनटू द हार्ट बिकॉज ऑफ मसल ऑफ, ठीक है, कौन सा मसल, क्या कुछ यहाँ पर एक्टिविटी होती है जिसके कारण हार्ट में जो आपका ब्लड है वो इंटर कर पाता है। तो देखिए, आपके हार्ट की, जैसे कि इस टाइप से आपकी हार्ट बनाते हैं आप सभी, है ना, अपने कॉपियों में, तो वही हार्ट चलिए हम ले लेते हैं। ओके, अब यहाँ पर आपके 4 चैम्बर होते हैं, आर्टरीज आपकी रहती हैं और आपके वेंट्रिकल्स आपके रहते हैं, ठीक है। तो यहीं पर याद रखिए क्या कुछ होता है, इस राइट पाथवे से ये आपका जब कभी भी आर्टरीज रिलैक्स होगा तभी जाकर, जैसे कि सपोज करिए एक थैली बनी हुई है, ठीक है, थैली में यदि वो क्या होगा, रिलैक्स रहेगा, उसमें किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं होगा, तभी जाकर उनमें किसी भी प्रकार का गैस हो गया या वाटर हम डाल रहे हैं वहां पर फिलअप का काम होगा, ठीक है। तो जब तक यहाँ पर थैली क्या नहीं होगी, रिलैक्स नहीं होगी, तब तक यहाँ पर हम कोई चीज फील नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो फील है, ये जो ब्लड का एंटर है, ठीक है, यहाँ पर रिलैक्स जब होगी आर्टरी तब जाकर होगी। अब यही आर्टरी जब जो आपकी आर्टरिया है वो जाकर रिलैक्स होगी, तभी जाकर यहाँ पर फिलअप होगी और यहाँ पर से फिर वेंट्रिकल्स में जाते हैं। वेंट्रिकल में जाने के बाद ये जो पल्मोनरी आपकी क्या रहेगी, पल्मोनरी आर्टरीज जो रहेंगी, ठीक है, वो जाकर क्या लेके जाएंगी, यही जो पल्मोनरी आर्टरी है वो इस आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके लेकर जाएंगी लंग्स तक। अब लंग इनको फिल्टर करेगा, लंग फिल्टर करने के बाद कहाँ भेजेगा, फिर से फिलिंग होगी कहाँ पर, आर्टरिया में ही, ठीक है, आर्टरिया में ही क्या होगी, फिर से फिलिंग होगी जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगी, ठीक है। फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगी और यहाँ पर से एओर्टा रहता है, यहीं पर से कहाँ चले जाएगी, पूरे आपके बॉडी में ये पंप आउट हो जाएगी। तो ये सिंपल सा मैकेनिज्म वर्क करता है हमारे ब्लड के पूरे प्यूरिफिकेशन में कह लीजिए और इनके सर्कुलेशन में। तो कभी भी जब आर्टरिया जो रिलैक्स होता है तभी जाकर यहाँ पर फीलिंग हो पाएगी। ऑब्वियस सी बात है, ये थैली जब यदि इस प्रकार से थैली उसको कॉन्ट्रैक्ट कर दिया गया, ठीक है, यहाँ पर सिकुड़ गया है, तो वो क्या होगी, इनमें जो ब्लड है वो पंप आउट बल्कि होगी और जब वो रिलैक्स रहेगी तभी जाकर यहाँ पर फीलिंग हो पाएगी। ये सिंपल सा मैकेनिज्म आप समझ सकते हैं, ठीक है। आंसर हो जाएगा आर्टरिया रिलैक्स। क्लियर। देखिए, आर्टरिया रिलैक्स जब होगी, ये पूरी मैकेनिज्म फिर से मैं आपको यहाँ पर अच्छे से डायग्राम के थ्रू बता दूं कि आपका क्या कुछ होगा। यहाँ पर से देखिए, ब्लड आया आपके कहाँ, राइट आर्टरियम में। राइट आर्टरियम में जैसे ही आएगा आपका ब्लड, जो कि कहाँ जाएगा, यहाँ से होते आपके राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। राइट वेंट्रिकल से ही क्या होगा, यहाँ पर जैसे फीलिंग हुई है, जब रिलैक्स होंगे तभी जाकर फील हो पाएंगे। अब उसमें थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन होगा तभी जाकर ये पल्मोनरी वेन में जाएंगे, यहाँ से पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरीज, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसा आर्टरी है जहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ध्यान देंगे, पल्मोनरी वर्ड क्योंकि यूज किया गया है, यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके होते हैं, ठीक है। तो वो आपके पूरे लंग को लेकर जाएगी। अब लंग से प्यूरिफिकेशन होगा, फिर वहां पर से पल्मोनरी वेन लेकर आएगी ब्लड को, ठीक है। और पल्मोनरी वेन एक ऐसा वेन है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यह आपका कहाँ लेकर आएगी, फिर लेफ्ट आर्टरियम में। अब ये लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा और ये आपका जो शुद्ध ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये आपके एओर्टा से होते हुए पूरी बॉडी में सर्कुलेट ये होते हैं। ये सिंपल सा मैकेनिज्म जरूर से आप ध्यान में रखिएगा, इनसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग cranial nerve of man is both sensory and motor। चलिए, इनका ये मैंने पूरा क्रैनियल नर्व आपको ट्रिक के थ्रू याद कराया था, साथ ही साथ मैंने पूरे सेंसरी और मोटर, कौन से आपकी क्रैनियल नर्व सेंसरी है, कौन से मोटर है, इनको भी मैंने ट्रिक से याद कराया था। याद नहीं होगा तो चलिए फिर से एक बार ट्रिक हम विजिट कर लेते हैं। यहाँ पर ट्राइजेमिनल हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए, ये आपको ट्रिक दी गई है, इसे आप लोग जरूर से स्क्रीनशॉट भी ले लें, ठीक है। यहाँ पर एक अलग ट्रिक है, मैंने और आपको अच्छा सा ट्रिक बताया था यकीन की क्लास में, यदि आपको याद होगा। ओह ओह ओह, मैंने क्या बोला था, ओह 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 ओह, टेक अ ट्रिक
फॉर फैंटास्टिक वेकेशन वृंदावन एंड हरिद्वार, ऐसा कुछ ट्रिक था। जरूर से यकीन की क्लास में आप जाकर देखिएगा, यहाँ पर भी एक ट्रिक दिया गया, उसे भी आप लोग यहाँ पर से पूरे क्रैनियल नर्व को याद रख सकते हैं। और कैसे आपको याद रखना है कि आपके सेंसरी हैं कि मोटर हैं, उसको याद रखने के लिए आप लोग क्या कुछ ट्रिक यूज करें। सम से मैरी लिखा है, ठीक है, यहाँ पे मैं यूज कर लूंगी सम मनी मोर, ठीक है, मनी मोर इंपॉर्टेंट है ऐसा कहा जा रहा है। सम से मनी मोर बट माई ब्रदर से बिग ब्रेन मैटर मोर, ठीक है, ये हमारा छोटा सा ट्रिक हो जाएगा, जिससे कि आपको इसके सीक्वेंस पहले याद रखने हैं। तो यहाँ पर भी ट्रिक दिया गया है, उसे भी आप लोग यूज कर सकते हैं। क्या है, ऑन ओकेजन अवर ट्रस्टी ट्रक एक्ट फनी वेरी गुड व्हीकल एनी हाउ, ठीक है, ये आपको यदि डिफिकल्ट लगे तो आप लोग जरूर से जो मैंने आपको यकीन की क्लास में ट्रिक बताया हुआ है, जो कि क्या कुछ था हमारा, ओह 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 टेक द ऑसम फनी वेकेशन गो फॉर वृंदावन एंड क्या था हमारा, हरिद्वार, ठीक है, ये वाला ट्रिक आप लोग याद रख लीजिएगा, ये ज़्यादा आपके लिए इजी रहने वाला है, ठीक है। और इसके लिए सेंसरी और मोटर के लिए क्या कुछ याद रखेंगे, सम से मनी मैटर, ठीक है, बट माई ब्रदर से बिग ब्रेन मैटर मोर, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, सेंसरी और आपके मोटर हैं, ये आपको इससे याद रहेगा। और इनके फंक्शन भी दिए गए हैं, इसे आप जरूर से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, दिया गया है इन मेमोरी ग्लैंड मिल्क सिंथेसिस अकर ड्यू टू, चलिए मेमोरी ग्लैंड में जो मिल्क की सिंथेसिस है वो किनके थ्रू होती है, ठीक है, आपकी मिल्क जो है ब्रेस्ट मिल्क, मेमोरी ग्लैंड मतलब कि ब्रेस्ट मिल्क की सिंथेसिस किनके थ्रू होती है, दिया एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन। तो क्या कुछ होना चाहिए, मिल्क सिंथेसिस की यदि हम बात कर रहे हैं तो ध्यान रखिए सिंथेसिस कौन कराता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन जो कि कहाँ कुछ प्रेजेंट है, आपके पिट्यूटरी से सेक्रेट ये होते हैं, ये आपके मिल्क सिंथेसिस कराएंगे। बट वहीं पर बात करें मिल्क सेक्रेशन, यदि बोला जाएगा मिल्क सेक्रेशन तब आपके ऑक्सीटोसिन होंगे, ठीक है, तब आपको ऑक्सीटोसिन होगा। बट यदि मिल्क सेक्रेशन बोला गया तो ऑक्सीटोसिन और मिल्क सिंथेसिस, मिल्क का बनना कौन कराएगा, प्रोलैक्टिन, और मिल्क का सेक्रेशन इजैक्यूलेशन बाहर निकालना, ठीक है, उसको ऑक्सीटोसिन इनिशिएट करता है। तो दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, जरूर से क्वेश्चन जब भी पूछा जाए तो ध्यान से उसे देखिएगा और सॉल्व करिएगा, ठीक है। प्रोलैक्टिन का काम है आपका सिंथेसिस कराना, मिल्क प्रोटीन को सिंथेसिस कराएगा। और यदि हम बात करें कि इजेक्ट करना, ठीक है, या फिर सेक्रेट करना, तब जाके ऑक्सीटोसिन आता है काम में। चलिए नेक्स्ट है आपका, if the blood group of an individual is A then antibody present is, ठीक है, यदि किसी भी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप यदि A है तो उनमें एंटीबॉडी क्या होगी ये पूछा गया। ये याद रखिएगा जो ब्लड होगा वही उनका एंटीजन होता है, ठीक है, यदि एंटीजन पूछा जाता है यहीं पर तो क्या हो जाता है, एंटीजन A ही है, जो एंटीजन होता है वही उनका ब्लड ग्रुप कहलाता है, ठीक है। और एंटीजन के जस्ट अगेंस्ट में उनकी क्या कुछ होती है, एंटीबॉडी, जैसे कि ए है आपका एंटीजन तो एंटीबॉडी क्या होगी, एंटीबॉडी बी हो जाएगी, ठीक है। चलिए एक बार और मैं टेबल से आपको दिखा दूं जिससे आपको याद रहेगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यदि मैं बात करी कि किसी का ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, तो उनका एंटीजन ही ए है, इसीलिए उनको ब्लड ग्रुप ए बोला गया, और उनमें एंटीबॉडी क्या कुछ है, बी प्रेजेंट होता है, क्लियर। अब यदि बात करेंगे कि इनमें जो आपका ब्लड ग्रुप बी है, ठीक है, ब्लड ग्रुप बी के जो कैंडिडेट होंगे उनमें एंटीजन क्या कुछ है, तो एंटीजन बी होता है और एंटीबॉडी ए हो जाता है, ठीक है, जस्ट अपोजिट यहाँ पर होगा, इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब उसी तरीके से आपका जब ब्लड ग्रुप ए बी होगा तो एंटीजन क्या हो जाएगा, क्या होना चाहिए बताइए, जो ब्लड ग्रुप होगा वही उनका एंटीजन होता है, इट मीन्स ए बी, जी बिल्कुल, क्या होगा, ए और बी दोनों ही एंटीजन इनमें प्रेजेंट है बट एंटीबॉडी कुछ भी नहीं होता। तो यदि ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाए कौन से ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं होता, तो आपका ए बी जो ब्लड ग्रुप है उनमें एंटीबॉडी नहीं प्रेजेंट होती, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और यदि हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप ओ, तो ब्लड ग्रुप ओ में कोई भी आपका एंटीजन नहीं होता,
ठीक है, एंटीजन कोई भी नहीं होगा और एंटीबॉडी आपके ए और बी दोनों ही यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो यदि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि एंटीजन कौन से ब्लड ग्रुप में नहीं होता, तब जाकर ब्लड ग्रुप आपका ओ सही हो जाएगा। ठीक है, तो इनमें थोड़ा सा डिफरेंस बस होता है, इस चीज को आप लोग ध्यान में जरूर से रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ब्लड ग्रुपिंग है उनको कौन डिस्कवर किया है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कार्ल लैंडस्टेनर जी हैं, इन्होंने ब्लड ग्रुपिंग के बारे में बताया था। चलिए नेक्स्ट है आपका द प्रोसीजर ऑफ रिमूविंग ओवरीज इज कॉल्ड एज। चलिए ओवरी आपने देखा होगा, ज्यादा एज के जो हो जाते हैं उनको ओवरी में प्रॉब्लम हो जाती है, तो क्या करते हैं उनको रिमूव करा दिया जाता है। तो जैसे कि ओवरी को रिमूव कराने का जो प्रोसीजर है उसे हम क्या कहते हैं, इस प्रोसीजर को जहां पर ओवरी को रिमूव किया जाता है उनको हम ओफोरेक्टोमाई कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा ओ से ओवरी और ओ से ओफोरेक्टोमाई इसका क्या कुछ होता है, प्रोसीजर का नाम होता है जहां पर ओवरी को बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, ओफोरेक्टोमाई इन प्रोसीजर को कहते हैं, ओ फॉर ओवरी और ओ फॉर ओफोरेक्टोमाई को याद रखिएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ दिस आर द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन बोन एंड कॉर्टिलेज। अब देखिए यहाँ पर बोन और कॉर्टिलेज जिस जगह मिलते हैं, ठीक है, ये जुड़े हुए हैं, बोन और कॉर्टिलेज ये जुड़े हुए हैं, तो ये जो आपका स्पेस है इसे क्या कहते हैं, इसे ही हम जॉइंट कहते हैं। ठीक है, जो हम कहते हैं जोड़, ये आपका क्या होता है, जॉइंट ही कहलाता है। बोन और कॉर्टिलेज को जो जोड़ कर रखता है जिसे हम क्या कहेंगे, जॉइंट कहते हैं। चलिए जानते हैं लिगामेंट और आपके टेंडन्स क्या कुछ होते हैं। तो यहाँ पर लिगामेंट क्या कुछ होगा, लिगामेंट जब बोन और बोन जुड़ते हैं तब उनको हम लिगामेंट्स कहते हैं। ठीक है, और कहीं पर यदि आपका बोन मसल के साथ जुड़ा हुआ है तो उस जॉइंट को क्या कहते हैं, उसे हम टेंडन्स कहते हैं। तीनों को डिफरेंस है, याद रखिएगा। जॉइंट किसे कहेंगे, जब बोन और कॉर्टिलेज, ठीक है, बोन और कॉर्टिलेज जहां पर जुड़ेगा उस जोड़ को हम जॉइंट्स कहते हैं। ठीक है, और आपका जब बोन और बोन जुड़े तब उसे क्या कहेंगे, बोन और बोन जहां पर अटैच होगा उसे हम लिगामेंट कहते हैं, और बोन और मसल जहां पर अटैच हो उसे हम टेंडन्स कहते हैं। तो इन सभी जो पॉइंट है, टेंडन, लिगामेंट, आपके जो जॉइंट, इनको याद रखिएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट चलते जाइए, विच ऑफ दिस इज नोन एज द पेस मेकर ऑफ द हार्ट। देखिए पेस मेकर ऑफ द हार्ट जो कि क्या करेगा, यही इंपल्स को बनाएगा। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होती है उसी के थ्रू हार्ट क्या होती है, पंपिंग हो पाती है, हार्ट की बीट हो पाती है, आपने देखा होगा। तो ये कौन जनरेट करता है, तो उसे ही हम पेस मेकर कहेंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका SAN, जिसे हम क्या कहते हैं, साइनो आर्टरियल नोड। ठीक है, साइनो आर्टरियल नोड जो कि SAN है। ठीक है, जिसके थ्रू ही क्या होता है, ये जो आपके देखिए यहाँ पर एक नोड होती है, जैसे कि आपने देखा होगा पूरी बिजली की तार फैली हुई है आपके घर में, आप एक स्विच होता है जिसे आप ऑन करते हैं, उसी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी आगे बढ़ पाती है, लाइट वाइट ओपन हो पाता है। वैसे ही समझ लीजिए यहाँ पर एक स्विच है और पूरी ये तार फैली हुई है, ओके, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, उसके बाद ये जो नोड है वही ऑन होता है, उसी के थ्रू क्या होगी, ये इलेक्ट्रिक करंट आगे बढ़ेगी और ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो पाएगा और आपका हार्ट जो है वो बीट कर पाएगा। इसे क्या कहते हैं, साइनो आर्टरियल नोड इनको हम कहते हैं। ठीक है, इन्हीं के कारण जो हार्ट की पंपिंग वगैरह है वो हो पाती है, इसको आप ध्यान में रखते जाइए। चलिए पेसमेकर किसे कहते हैं, SAN को। आगे चलिए, फैक्टर आपका दिया गया है 12। फैक्टर 12 इज क्या कुछ कहलाता है, वर्ड फैक्टर है, स्टेबल है, क्रिसमस फैक्टर, हेजमैन फैक्टर, क्या कुछ फैक्टर ये कहलाएंगे। तो ये आपका जो फैक्टर 12 होता है वो हेजमैन फैक्टर कहलाता है। ठीक है, हेजमैन फैक्टर ये होते हैं, पूरे फैक्टर का मैंने ट्रिक ऑलरेडी यकीन के सीरीज में बताया हुआ है, प्लीज एक बार जाकर देखिएगा। फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, टिश्यू फैक्टर, कैल्शियम, ये सारे आपके फैक्टर्स होते हैं। ये पूरे फैक्टर का मैंने ट्रिक आपको पहले ही बता लिया है, कोगुलेशन फैक्टर्स पूरे, इनको जरूर से आप लोग देखिएगा, इनसे क्वेश्चन जरूर से पूछे जाएंगे। ठीक है, द ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर ऑफ ब्लड टू। देखिए ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं, अब आपका कॉमन जो ब्लड है, ठीक है, जिससे कि जिसमें ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है, तो ये आपका ब्लड है। ठीक है, अब यही जो आपकी ये होती है आर्टरीज, तो आर्टरी में क्या होता है, आपका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो क्या कर रहा है, सर्कुलेट हो रहा है। अब यही आर्टरी का जो साइज है वो क्या हो जाए, पतला हो जाए, तो इनमें क्या होने लग जाता है, प्रेशर ज्यादा बढ़ने लग जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि नल की पाइप को यदि आप दबा दें तो बहुत ही कम स्पेस हो जाएगा ब्लड को क्या कर, जैसे कि पानी को बाहर जाने के लिए, वैसे ही ब्लड के साथ
साथ होता है। ये समझ लीजिए पाइप है जिसे हम आर्टरी कह रहे हैं, ठीक है, जहां पर ब्लड क्या हो रहा है, फ्लो कर रहा है। अब इसी के थ्रू, ठीक है, जो ब्लड है आपकी, इन्हीं के थ्रू क्या होगी, ट्रांसपोर्ट ये होती है। तो यहीं पर जो प्रेशर इनका पड़ता है आर्टरीज में, उन्हें हम क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। ठीक है, ब्लड प्रेशर किसे कहेंगे, जब कोई दबाव, जो ब्लड का दबाव है, किसमें, प्रेशर किसमें पड़ रहा है, आर्टरीज में पड़ रहा है, उसे ही हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। देखिए इस प्रकार से तभी जाकर ये क्या कुछ होता है, हाइपरटेंशन, इसी कंडीशन को कहते हैं जब आपका ब्लड है वो आर्टरीज को बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट करने लगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्टिव टिश्यू इन्वेलप द बोन। अब ये जो बोन है, ठीक है, आपकी जो बोन है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इनमें क्या कुछ आवरण लगा होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो पेरियोस्टियम दिया गया है, पेरिकार्डियम दिया है, मायोकार्डियम और मैरो। तो क्या होता है, यदि हम बात करें बोन की, तो इनमें जो आवरण लगी होती है उसे हम कहते हैं पेरिओस्टियम। ठीक है, पेरिस्टियम जो होता है, पेरियोस्टियम जो होगा वो आपका बोन को प्रोटेक्ट करता है। इस प्रकार से देखिए ये आपका बोन है, तो इसमें एक प्रकार से परत लगी हुई है जो इसको प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे ही कहा जाता है पेरियोस्टियम। ठीक है, ये आप लोग ध्यान में रखते जाइएगा। चलिए नेक्स्ट चलते जाएंगे, क्या कुछ क्वेश्चन दिया गया है, रेसिडुअल वॉल्यूम इन लंग्स ऑफ एन एवरेज ह्यूमन इज। ठीक है, रेसिड्यू मतलब कि जो बचा हुआ। तो जब कभी भी हम इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन करते हैं, ठीक है, जैसे कि हमने क्या किया, अपना जो गैस हमने लिया है उसको फिर एक बार बाहर किया, ठीक है, एक्सेल किया, एक्सलेशन जब हम कर रहे हैं तो जो फिर अमाउंट हमारा बच जाता है लंग में वही कहलाता है आपका रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, एक बार हमने क्या किया, एक्सलेशन किया, उसके बाद जो हमारा क्या कुछ बच गया, ये जो लंग में बची हुई जो और एयर रहेगी उसे हम क्या कहेंगे, रेसिडुअल वॉल्यूम कहेंगे, जो कि क्या कुछ होता है 1100 से लेकर 1200 ml तक का देखने को मिलता है रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, ये क्या कुछ होता है, द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट रिमेन इनसाइड द लंग इन मैक्सिमम फोर्सफुल एक्सपायरेशन। ठीक है, एक्सपिरेशन के बाद जो बचा हुआ अमाउंट रहेगा, वॉल्यूम रहेगा इनसाइड लंग, उसे ही क्या कहते हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम हम कहते हैं। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम क्या कुछ होता है, 500 ml होगा। ठीक है, इंस्पिरेशन रिजर्व वॉल्यूम क्या कुछ होता है, 2500 से 3000 तक होता है, याद रखिएगा। और एक्सपायरेशन रिजर्व वॉल्यूम क्या कुछ होता है, 1000 टू 1100 तक का होगा। और रेसिडुअल, जो रेसिड्यू बचा है, रेसिडुअल वॉल्यूम क्या कुछ होता है, 1100 टू 1200 ml तक का देखने को मिलता है। एवरेज अमाउंट दिया गया है, जरूर से इनको आप लोग ध्यान में रखते जाइएगा। नेक्स्ट है द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी इज। ह्यूमन बॉडी में सबसे हार्ड सब्सटेंस कौन सा है। देखिए आपका सबसे हार्ड क्या है, यदि आपने देखा होगा टीथ में, यदि आप किसी चीज को काटना चाहें तो क्या करेंगे, पूरी ताकत से काटना चाहें तो कट जाता है आराम से, है ना। तो सबसे मजबूत क्या चीज है, तो आपकी ये टीथ के जो ऊपर का लेयर है, जिसे हम क्या कहते हैं, इनेमल कहते हैं, जिसे आप जरूर से चमकाने की कोशिश करते होंगे सुबह सुबह। जी बिल्कुल, वही आपका इनेमल क्या होता है, बहुत ही हार्ड होता है। सबसे हार्डेस्ट यदि बात करें आपकी बॉडी में, तो यही जो ऊपर का व्हाइटिश लेयर दिख रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, इनेमल कहते हैं, और सबसे हार्ड होता है आपकी बॉडी में। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल। मतलब कि इंफॉर्मेशन का बनना और उनका कंट्रोल होना कौन से सेंटर पर डिपेंड करता है। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल, ऑटोनॉमिक एंड नॉन ऑफ द अबव। तो देखिए जो सेंट्रल है वही मेन काम परफॉर्म करता है हर जगह, है ना। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जो कि क्या कुछ है आपका सीएनएस और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, आपका जो ब्रेन है वही सारी जो इंफॉर्मेशन है, उनको कुछ भी चीजें आप अपने दिमाग से ही सोचते हैं, ठीक है। तो यही जो इंफॉर्मेशन है बनना और उनका कंट्रोल होना किस पर डिपेंड करता है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर डिपेंड करता है। पूरा जो आपका ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड यही सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आते हैं, और ब्रेन आपका मेन सेंट्रल क्या कुछ होता है, यही पूरे इंफॉर्मेशन को और पूरे चीजों को कंडक्ट कराने के लिए आदेश देता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते जाएंगी, विच डिसीज इंक्रीजेज द चांस ऑफ फ्रैक्चर्स। देखिए जो आपका फ्रैक्चर हो रहा है, तो कौन से डिसीज में चांस बन सकता है कि फ्रैक्चर ज्यादा हो,
ठीक है, क्या कुछ हुआ रहेगा बॉडी के साथ, तो टिटेनी, गाउट हो गया, ऑस्टियोपोरोसिस या कॉन्स डिसीज। तो देखिए जो हमारा ऑलरेडी क्या कुछ है बोन का डिसीज हो, जो बोन हमारा क्या कुछ है ऑलरेडी क्या कुछ हो चुका है, उनमें किसी भी प्रकार की डेंसिटी नहीं है, कमजोर हो चुका है यदि पहले ही बोन, तो यदि हमें एक्सीडेंट वगैरह कुछ भी हो रहा है तो तुरंत ही फ्रैक्चर होने की चांस यहाँ पर हो जाएगी। तो इसे हम क्या कहते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस। जब कभी क्या हो जाता है, बोन की डेंसिटी पूरी खत्म हो जाती है, पूरी कम हो जाती है। देखिए ये आपका बोन है जो कि नॉर्मल हेल्दी बोन, अब देखिए यहाँ पर इस बोन में कितनी सारी गैप आ चुकी है, ठीक है, इनकी डेंसिटी कितनी कमजोर हो चुकी है हमारी बोन। ओके, तो इसी स्थिति में फ्रैक्चर होने, ये जल्दी टूट जाएगा। आप देखिए इस बोन को यदि तोड़ना चाहें तो थोड़ा ज्यादा प्रेशर लगेगा, बट ये हल्के ही प्रेशर से क्या कुछ हो जाएगा, टूट जाएगा। तो ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन में फ्रैक्चर होने की बहुत ज्यादा चांस और बढ़ जाती है। क्लियर। नेक्स्ट है द हार्मोन गैस्ट्रिन इज सेक्रेटेड बाय। जो गैस्ट्रिन हार्मोन है वो किनके कौन से पार्ट से सेक्रेट होता है आपके बॉडी में, पेनक्रियाज, लीवर, स्टमक एंड इसोफेगस। तो यहाँ पर जो गैस्ट्रिन है, ठीक है, ये गैस्ट्रिन क्या कुछ सेक्रेट होता है, आपके स्टमक से सेक्रेट होता है, ध्यान में रखते जाइएगा, ठीक है, क्योंकि यहीं पर मेन आपका डाइजेशन का काम होता है। HCl का सेक्रेशन होगा तो ये जो आपका गैस्ट्रिन है वो स्टमक से सेक्रेट होता है, याद रखिएगा। और जो आपके सेक्रेटिन है वो आपके पेनक्रियाज से सेक्रेट होते हैं। तो ये दोनों चीजों को ध्यान में रखिएगा, पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। अब आपकी जो ब्रेन है उनमें सबसे बड़ा पार्ट क्या कुछ देखने को मिलता है, ब्रेन स्टेम, थिक टैंक, सेरिब्रम और सेरिबेलम। तो आपका जो ब्रेन है उनका सबसे ऊपर ये जो पूरी पार्ट आप देख रहे हैं इसे हम क्या कहते हैं, सेरिब्रम, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, सेरिब्रम। यह आप देख पाएंगे, ठीक है, ये पूरा पार्ट क्या कुछ कहलाता है, यहाँ से सेरिब्रम कहलाता है, और ये छोटा आप देख पा रहे हैं ये आपका सेरिबेलम कहलाता है। तो सेरिब्रम, ब्रम मतलब कि सबसे बड़ा, ठीक है, ब्रम मतलब याद रखिए सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा पार्ट क्या होता है, सेरिब्रम। ओके, और ये आपका क्या कुछ होगा, स्पाइनल कॉर्ड होगा। तो ये पूरे ब्रेन की पार्ट को याद रखिएगा, सबसे बड़ा बोला जाए तो सेरिब्रम होगा, ब्रम से याद रखिएगा बड़ा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डेफिनेशन फॉर ब्रैडीकार्डिया। ब्रैडीकार्डिया किसे कहेंगे, तो आपको मैंने कई बार बताया है, फार्माकोलॉजी की भी क्लास में बताया है कि ब्रैडी मतलब जहां भी हो तो यहाँ पे डिक्रीज आप लोग याद रखिएगा, कोई भी चीजें नॉर्मल से डिक्रीज हो रही है उनको हम ब्रैडी वर्ड प्रीफिक्स लगाते हैं। और कार्डिया किसके लगाते हैं, हार्ट के लिए। तो हार्ट का जो रेट है यदि क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, हार्ट का रेट डिक्रीज होते जा रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, ब्रैडीकार्डिया कहते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या कुछ ऑप्शन दिया गया है, इरेगुलर हार्ट बीटिंग जिसे हम अरिथमिया कहते हैं, ठीक है, इंक्रीज रेट ऑफ हार्ट बीट इसे हम क्या कहते हैं, ट्रैकीकार्डिया कहा जाता है, ठीक है, और डिक्रीज हार्ट रेट इसे हम क्या कहते हैं, इसे ही ब्रैडीकार्डिया हम लोग कहते हैं। तो इन सभी पॉइंट को, इन सभी टर्म्स को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये सभी, ठीक है, ब्रैडीकार्डिया, ट्रैकीकार्डिया पूछे जाते हैं और डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकते हैं। ब्रैडी मतलब डिक्रीज होगा, ट्रैकी मतलब इंक्रीज होगा, ये आप लोग ध्यान में रखते जाइएगा। देखिए सभी टर्मिनोलॉजीज भी दी गई हैं, ट्रैकीकार्डिया, अरिथमिया, ब्रैडीकार्डिया, आर्थियोस्क्लेरोसिस, तो इनको जरूर से एक बार देख, ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट चलेंगे, विच टेस्ट बर्ड इज प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड ऑफ द टंग। ये जो हमारे टंग है, जो जीभ है, जो कि आपके स्वाद को इंडिकेट कराती है, ठीक है, कोई भी टेस्ट है उनको इंडिकेट किस प्रकार से हो पाता है, टंग के थ्रू ही। तो टंग में क्या है, अलग अलग एरिया में अलग अलग जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो कि टेस्ट को इंडिकेट कराते हैं, ठीक है, साल्टी, स्वीट, बिटर और सोर। तो यहाँ पर ये आपका जो लेटरल एरिया बोला गया मतलब कि साइड के एरिया में, साइड के एरिया में क्या कुछ होता है, तो सोर जो खट्टापन होता है इनका टेस्ट साइड के जो टंग है उनमें ही हो पाता है। देखिए पूरा एक डायग्राम के थ्रू आप लोग समझते जाइएगा। सबसे पीछे की ओर क्या कुछ होता है, बिटर टेस्ट का हमें बर्ड देखने को मिलता है, ठीक है। शोर की बात करेंगे, जो खट्टापन हमको, यदि किसी भी आपने सिट्रस फ्रूट वगैरह खा रहे तो जो खट्टापन है वो आपके शोर को इंडिकेट क्या कराएगा, जो लेटरल पार्ट है। और स्वीट और साल्टी जो स्टार्टिंग में ही जो आपका पोर्शन है जब आप लोग लेंगे तो क्या कुछ हो जाता है, ये स्वीट और साल्टी का क्या है, इंडिकेट करेगा, ये आपका वहीं पे बर्ड्स होते हैं, स्वीट और साल्ट के बर्ड्स यहाँ पे स्टार्टिंग में होंगे, बिटर आपका सबसे पीछे होता है। तो इसको आप लोग याद रखते जाइएगा, टंग के पूरे पार्ट को और उनका क्या कुछ काम है।
चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व इन गैसियस एक्सचेंज। अब इनमें से कौन सा पार्ट है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो कि क्या करेगा, गैसियस एक्सचेंज मेन फंक्शन जो परफॉर्म करेगा, क्योंकि लंग का वही काम है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, गैसियस एक्सचेंज करना। ठीक है, तो ये आपका ट्रैकिया है, लैरिंग्स है, ब्रोंकियाई है और आपके एल्वियोलाई। तो आपके जो एल्वियोलाई होते हैं यही क्या करते हैं, गैसियस एक्सचेंज का काम करते हैं। ठीक है, इस प्रकार के छोटी छोटी आप देख पाएंगे क्या कुछ होती हैं, थैली के समान होती हैं, जो कि यही एल्वियोलाई कहलाएंगे और यहीं पर से गैसियस एक्सचेंज होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेन कह सकते हैं इनका फंक्शनिंग, जो लंग का फंक्शनिंग बॉडी क्या कुछ है, एल्वियोलाई ही कहलाता है, क्योंकि मेन फंक्शन। तो लीवर हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि लीवर जो है वो प्रोड्यूस करता है क्या कुछ को, बाइल को, और आपका स्टोर कहाँ पर होता है, ये जो बाइल है वो गाल ब्लैडर में स्टोर होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। और चलिए इसी प्रकार से आपको सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और ज़रूर से सारे शॉर्ट के वीडियोस डले हुए जिनका प्लेलिस्ट बना हुआ है, ज़रूर से उनको विजिट करिए, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएँ आप अपने एग्जिट एग्जामिनेशन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ऑल द बेस्ट।